नमस्कार, मैं हूं दिलीप तिवारी और आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। जिस तरह से केंद्र सरकार ने जो ऐलान किया है, एक 20 लाख करोड़ का पैकेज, फिर उसको आपकी जो वित्त मंत्री हैं या देश की वित्त मंत्री हैं, हिंदुस्तान की जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने उसको डिकोड किया कि इसमें कैसे कैसे बंटवारा होगा। आपको लगता है कि ये जो पहिया थम गया कोरोना की वजह से, पूरी अर्थव्यवस्था थमी हुई है, लॉक हो गई है, हम डाउन नहीं है लेकिन पूरी अर्थव्यवस्था लॉक हो चुकी है, इससे अनलॉक हो जाएगी? हाँ, निश्चित रूप से जो ये पैकेज मिला है, एक तो बहुत बड़ा पैकेज मिला है। जितनी डिमांड की गई थी और जो अपेक्षाएं थी विविध जो औद्योगिक जो संगठन हैं उनके द्वारा, उससे बड़ा पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को दिया है। और देश के गरीब लोगों से लेकर, जो विकास की पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े हैं, उनसे लेकर के और तमाम जो उद्योग जगत है, जो हजारों लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, मैं समझता हूं कि उन सब का हित इसमें छुपा हुआ है, उनका हित इसमें निहित है। और एक तरह से जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का जो आह्वान किया है और आत्मनिर्भर भारत जो पैकेज दिया है, ये जैसा नाम है उसके अनुरूप इसकी पूरी संरचना की गई है और इससे भारत आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेगा। ऐसा विरोधी कह रहे हैं कि आपको वो तकलीफ, वो दर्द नहीं दिख रहा, क्योंकि सड़कों पर मजदूर हैं, रेल की पटरियों पर मजदूर हैं, कई जगह दुर्घटनाएं हुई हैं। ये किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसी भी दर्दनाक परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन ये तस्वीरें डरावनी हैं हिंदुस्तान के लिहाज से। जो हिंदुस्तान कहता है वसुधैव कुटुंबकम, जो कहता है कि सबका, आखिरी व्यक्ति का, वंचित शोषित समाज का साथ देना है। ऐसे में उनको 20 लाख करोड़ की परवाह नहीं है मुख्यमंत्री जी, उनको परवाह है कि उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए। ये तस्वीरें बहुत ज्यादा तकलीफ पैदा करने वाली हैं। आप राजनेता हैं, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हैं, आपके पास भी बहुत लोगों की गुहार आ रही है। आप अभी तक तकरीबन, जो हमारे पास आंकड़े आ रहे हैं कि 70,000 लोग आपके वापस आ चुके हैं और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उत्तराखंड वापस आने के लिए। एक तरह से रिवर्स माइग्रेशन है ये। पहले हम चिंता करते थे कि गांव के गांव खाली हो गए, अब चिंता है कि उनको लाएं कैसे। देखिए, मैं देशवासियों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये महामारी है और ये छूत की बीमारी है, जिसको कहना चाहिए, गांव में हम बोली भाषा में बोलते हैं छूत की बीमारी, स्पर्श की बीमारी है। ये स्पर्श से एक दूसरे में जाती है। और इस समय 10 करोड़ मजदूर है, लेबर है, जो विभिन्न जगह काम करती है, विविध राज्यों में काम करती है और वो अपना घर जाना चाहती है। अब सबको एक साथ तो नहीं लाया जा सकता है। हमको मेडिकल नॉर्म्स का भी पालन करना है कि ताकि ये महामारी सीमित रहे, ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाए, जैसे दुनिया के कई देशों में देखने को आ रहा है। और इसलिए थोड़ा कड़वा हम सुन लेंगे, लेकिन हमारे लिए जीवन बड़ी चीज है। मैं तो अपने मजदूर भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप, जब आज राज्य सरकारों ने व्यवस्था की है, भारत सरकार ने आज स्पेशल ट्रेन चलानी शुरू की है और मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम हो रहा है, तो थोड़ा सा कष्ट और आप बर्दाश्त करें, लेकिन जगह न छोड़ें। हम जैसे ला रहे हैं ऐसे हर राज्य ला रहा है, और इसलिए आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन सरकार जो भी काम करेगी वो नॉर्म्स के आधार पर ही उसको करना चाहिए। और इसलिए मैं अपने मजदूर भाइयों से कहना चाहूंगा कि आप जहां पर है वहां पर रहिए। हम, और विशेषकर मैं उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि हम लगातार, हमको जैसे जैसे ट्रेन मिलती जा रही हैं, हम कई ट्रेन हमारी आ भी गई हैं
कुछ ट्रेन हमारी और आगे के लिए हो गई हैं, उनको हम ला रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने घर तक सुरक्षित पहुंचे, आप संक्रमण के वाहक बनकर न जाएं वहां पर। आखिर एक कैपेसिटी है कि हम कितने लोगों को अपनी बसों से उनके घरों तक पहुंचा सकते हैं, कितने लोगों का हम मेडिकल टेस्ट कर सकते हैं, कितने लोगों की रहने की व्यवस्था हो सकती है और कितना हम लोगों को ठीक से रखा जा सकता है। इन सब चीजों का ध्यान रख करके ही सरकारें व्यवस्था करती हैं। संयम और धैर्य ये हमारी सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में क्या आप एक मुख्यमंत्री के तौर पर ऐसा देख रहे हैं कि जिस प्रदेश का मजदूर है उसी प्रदेश में उसकी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी, उसी प्रदेश में वो अपने घर पर रहेगा, घर का भी संभालेगा, गांव भी एक तरह से आप कहें कि जैसे पूरा वीरान हो जाता है, भूतहा हो जाता है, खंडहर हो जाता है, वो होने से बचेगा और ये एक तरह से संकट में एक अपॉर्चुनिटी पैदा हो गई है। देखिए, जिस तरह से भारत सरकार ने जो आत्मनिर्भर पैकेज जो बनाया है उसमें स्थानीय आधार पर काफी रोजगार मिलेंगे और काफी लोगों को वहां पर रोजगार मिलेगा लोकल स्तर पर। लेकिन आखिर इंडस्ट्री है, कई राज्य ऐसे वहां पर इंडस्ट्री है ही नहीं, तो रोजगार की जो सर्वाधिक संभावना है वो इंडस्ट्री में है, चाहे वो पर्यटन उद्योग हो, मैन्युफैक्चरिंग उद्योग हो या फिर हमारी जो MSMEs हैं उनमें हो, उनमें रोजगार की पर्याप्त संभावना है। और इसलिए मुझे लगता है कि जिस रणनीति पर भारत काम कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मार्गदर्शन किया है देश का, तो काफी हद तक स्थानीय लोगों पर आधार पर लोगों को रोजगार मिल सकेगा। एक विपक्ष की बात और करनी पड़ेगी मुझे। विपक्ष कह रहा है, खासतौर पर कांग्रेस कह रही है कि मांगी थी ऑक्सीजन, मिली टैबलेट। कांग्रेस को तो असलियत में ऑक्सीजन की जरूरत है ही, उनका काम तो टैबलेट से नहीं चलेगा। लेकिन अगर हमको कोविड से लड़ना है तो वहां तो टैबलेट ही काम कर रही है। और अभी तक मैं कह सकता हूं कि हमारे डॉक्टर्स ने इतना अच्छे तरीके से सब संभाला है कि टैबलेट बेहतर काम कर रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं, देखिए दलीप जी, ये देखिए आप कि फिक्की ने 15 लाख करोड़ का पैकेज की डिमांड की थी। अब फिक्की जैसा संगठन अगर 15 लाख करोड़ की डिमांड करता है और माननीय प्रधानमंत्री जी 20 लाख करोड़ का पैकेज की घोषणा करते हैं, तो इन लोगों को समझ लेना चाहिए। लेकिन वो आज भी राजनीति कर रहे हैं, पुरानी स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। उनको चाहिए कि जो ये पैकेज माननीय प्रधानमंत्री ने घोषित किया है उसको पढ़ ले, 2-4 दिन पढ़ लें, 2-4-5 दिन पढ़ लें, देश की जनता बाद में भी इनको सुन लेगी। तुरंत प्रतिक्रिया जरूरी नहीं है, उससे कई बार बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इनको मेरी सलाह है कि नुकसान से बचिए, पढ़िए, उसको अध्ययन कीजिए, विश्लेषण कीजिए और तब कोई बात कहेंगे तो शायद आपकी बातों में कुछ वजन आ सकेगा। मुख्यमंत्री जी, आपके यहाँ की जो व्यवस्था है, जो आपका राज्य है, पर्यटन पर बहुत एक बड़ा फोकस रहता है और पर्यटन आपकी अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार भी है। तो आज भगवान से आपने क्या मांगा? अभी तो हमने जो भगवान बद्री विशाल जी से सबके लिए आशीर्वाद मांगा है कि सब लोग सुखी हों, निरोगी हों, उनके जीवन में सुख आए, समृद्धि आए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए। यही प्रार्थना हमने बद्री विशाल भगवान से की है और यही प्रार्थना मैं आपके माध्यम से आपके श्रोताओं को बताना चाहता हूं कि भगवान बद्रीनाथ जी, उनका आशीर्वाद हम सबको सदैव मिलता रहे जी, ऐसी मेरी कामना है। चारों धाम की यात्रा को लेकर बहुत उम्मीदें हैं कि जैसे लॉकडाउन खोले, आगे चलकर व्यवस्थाएं नॉर्मल हो, तो चारों धाम की यात्रा को लेकर भी आपकी कुछ तैयारी है कि आगे आने वाले समय में किस तरह से उसको जारी रखा जाए?
स्थानीय आधार पर तो यात्रा प्रारंभ की जा सकती है, और जैसे ही हमको भारत सरकार से इसके लिए अनुमति मिलेगी तो स्थानीय लोग तो उतावले हैं वहाँ जाने के लिए। भगवान बद्रीनाथ जी हो, चाहे केदारनाथ जी हो, माँ गंगोत्री हो, यमुनोत्री हो, जागेश्वर धाम हो, बागेश्वर हो, सब जगह लोग जाने को आतुर हैं। और जैसे ही अनुमति मिलेगी तो सब लोग मंदिरों की तरफ हम चाहेंगे जाएं, लेकिन हाँ, जो मेडिकल नॉर्म्स हैं उसका जरूर पालन करें, सामाजिक दूरी का जरूर पालन करें, ताकि सभी लोग निरोगी रह सकें, स्वस्थ रह सकें, और जो ये महामारी चल रही है इसको और मजबूती के साथ नियंत्रित किया जा सके। मुख्यमंत्री जी, अभी हाल के दिनों में, कुछ दिन पहले, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने धारचूला लिपुलेख का रास्ता जो है उसको देश के लिए समर्पित किया। एक तरह से हम वहां तक पहुंच रहे हैं जहां तक हमें कनेक्टिविटी चाहिए थी, अच्छा संकेत है। और पिथौरागढ़ में बहुत बड़ा ट्यूलिप गार्डन, हमने तस्वीरें देखी, हम यहाँ से देखकर खुश हैं। और आपने एक ट्वीट भी किया था कि ये ट्यूलिप गार्डन जो है वो पूरा दुनिया में एक अपनी तरह का एक अनूठा गार्डन होगा। तो हम ये माने कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की तस्वीर भी कुछ इसी तरह गार्डन होगी। निश्चित रूप से भारत फिर प्रगति के शिखर पर बढ़ेगा और बहुत तेजी से बढ़ेगा। हमारे देशवासी जो संकल्प ले लेते हैं वो निश्चित रूप से उसको प्राप्त करते हैं, वहां तक पहुंचते हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। ये भारत की एक बड़ी आंतरिक ताकत है, और यही आंतरिक ताकत इस देश को फिर चरण पर ले जाएगी, ऐसी मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री जी, आपने कुशल और जो अकुशल जो युवा हैं उनका डेटाबेस बनाने के लिए होप की शुरुआत की है, तो उससे कुछ उम्मीद जगी है? हाँ, वो काम प्रारंभ हुआ है। उससे पहले हमने एक फॉर्म उनसे भरवाया था हम लोगों ने, अभी 20-25 दिन पहले, हो सकता है 1 महीना हो गया होगा। अब हमने ये एक नई शुरुआत की है, और मुझे लगता है कि इससे हमारे जो युवा हैं उनको काफ़ी सुविधा होगी, और जो इंडस्ट्री हमारी है उसको भी अच्छा फायदा होगा कि उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार कुशल अकुशल तमाम तरह के श्रमिक उनको मिल पाएंगे। मुख्यमंत्री जी, एक और बड़ी चुनौती आएगी, वो ये है कि रोजगार उतना पर्याप्त मात्रा में आपके पास नहीं होगा जितनी बड़ी तादाद में प्रवासी आपके पास वापस लौटेंगे, तो उनको कैसे एडजस्ट करेंगे? एक तरफ मनरेगा की बात है, दूसरी तरफ तमाम तरह की योजनाएं हमने राज्य में प्रारंभ की हैं, हमने उनको अपनी स्वीकृतियां दी हैं। भारत सरकार ने भी बहुत बड़ा पैकेज देश को दिया है, देश के गरीबों के लिए दिया है, बेरोजगार युवक युवतियों के लिए दिया है। तो ही एक माध्यम बनेगा हमारा, उसी पर हमको आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, हमको मिशन मोड में आगे बढ़ना पड़ेगा, जैसे चल रहे थे वैसे नहीं, मिशन मोड में हमको लेना पड़ेगा कि हमको ये करना है। मैं समझता हूं कि जैसी परिस्थितियां हैं उसके अनुरूप समाज अपने आप को ढालता है, या समाज में वो ताकत होती है कि हम उसके अनुसार ढल जाते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। तो वही इस समय ढालने की जरूरत होगी। हो सकता है कि हमको हमारी आवश्यकताएं भी इस समय काफ़ी सीमित हुई हैं, जो जरूरतें थी वो काफ़ी सीमित इस दौरान हुई है, और लोगों ने सीमित जरूरतों में रहना भी सीखा है। हम आपसे जानना ये चाहते हैं कि आपने कहा कि हमने कम जरूरतों में जीना सीख लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण साहब कह रहे हैं कि देश के तमाम धार्मिक संगठनों को अपना सोना और कैश सरकार को देना चाहिए। सरकार उससे जो मौजूदा परिस्थितियां हैं उससे निपटने में मदद ले, और आपको एक निश्चित आमदनी मिलती रहे जो धार्मिक संगठन है उनके लिए, कह रहे हो। आप क्या कह रहे हैं इस पर? देखिए, जब भी देश में ऐसे संकट आए हैं तो हमारे धर्म गुरुओं ने ये काम किया है, और धर्म गुरुओं ने बल्कि तमाम ऐसे लोग जिनके पास इतनी ताकत है कि वो सपोर्ट कर सकते हैं, उन्होंने सपोर्ट किया है। आज भी मैं देख रहा हूं कि तमाम
चाहे आम नागरिक हो, कोई उद्योग जगत से जुड़े लोग हों, कर्मचारी हैं, सभी लोग अपने अपने स्तर पर योगदान कर रहे हैं। अगर हमारे धर्मगुरु आवश्यकता महसूस करेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर वो आगे आएंगे, लेकिन अभी जैसी हालात है मुझे लगता है कि ऐसी कोई अभी इमरजेंसी नहीं है। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि लोगों ने जो काम करना छोड़ दिया था वो प्रकृति ने हमको सिखाया कुछ, आपको भी कुछ बदलाव महसूस हो रहा है? निश्चित रूप से बहुत बड़ा बदलाव है। मैं तो अपने चारों तरफ देखता हूं कि आज जो हमारा जंगल से जुड़ा हुआ जीवन है, पशु हैं, पक्षी हैं और तमाम जिनको हम देख पाते हैं, कुछ को हम नहीं देख पाते हैं, उसमें एक बड़ा भारी परिवर्तन आज दिखाई दे रहा है। अब कोई कल्पना करेगा कि ये हाथी राजाजी पार्क से निकलकर हर की पैड़ी पर स्नान करके चले गए। हर की पैड़ी पर बानर सेना नहा रही है। नोएडा में नील गाय सड़कों पर घूम रही है, गुलदार घूम रहे हैं, टाइगर घूम रहे हैं। तो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है और इससे बड़ा परिवर्तन जो हम देख नहीं पा रहे हैं, हम महसूस करते हैं, वो है पर्यावरणीय परिवर्तन। हवा में जो शुद्धि हुई है, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई सकारात्मक भी होता है। मुख्यमंत्री जी, एक आपने कमेटी बनाई है कि जो राज्य को आर्थिक नुकसान इस पूरे संकट के दौरान हुआ है और शुरुआती अनुमान लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा का है। आपको पर्यटन क्षेत्र का भी बहुत भारी नुकसान होगा, वो आशंका है। होटल, रेस्टोरेंट, किसानों की जो उनकी चार्जेस हैं, चाहे वो नलकूप हों उनके या उनके अपने फिक्स्ड मीटर के चार्जेस हों। इसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो कृषि उपज एवं व्यवस्थाएं उससे जुड़ी हुई हैं, चाहे वो बीज हो, चाहे खाद हो, या तमाम ऐसे मैकेनिज्म है। आपने बहुत सारी व्यवस्थाएं भी की हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि शुरुआती अनुमान आपको कहां पे सबसे ज्यादा नुकसान होने की आशंका लग रही है? देखिए, अभी तो सब जगह नुकसान ही नुकसान है और अभी थोड़ा सा जब लॉकडाउन में थोड़ा सा शिथिलता हुई है तो थोड़ा बहुत आर्थिक गतिविधियां संचालित हुई हैं। हमारा रजिस्ट्री जो होती है, स्टैंप ड्यूटी है, उसमें कुछ थोड़ा बहुत शुरुआत हुई है। जो हमारे व्यापारी भाई हैं उसमें हमारी अच्छी व्यापार जो कर है उसमें हमारी अच्छी शुरुआत हुई है, वैट आदि मिलना प्रारंभ हुआ है। बिजली की खपत भी थोड़ा बहुत बढ़ी है। तो इस तरह से हर क्षेत्र में इनकम शुरू हुई है, लेकिन अभी ये पूरे वेग में आने में समय लगेगा। मुख्यमंत्री जी, जो कुछ ऐसे राज्य हैं जो खासतौर पर कांग्रेस शासित हैं या विपक्ष के शासित हैं, जो यानी आपके विरोधियों की सरकारें हैं, वहां पर उनका कहना है कि हमको जीएसटी का शेयर नहीं मिल पा रहा है। हमको जो आर्थिक मदद चाहिए थी इस कोरोना से संकट से लड़ने में, चाहे वो पीपीई किट्स हो या और भी वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करनी हो या और भी संसाधन जुटाने हो, वो नहीं मिल पाई हैं। तो ऐसे समय में मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आर्थिक संकट होगा तो आप वो व्यवस्थाएं नहीं कर पाएंगे, चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। इन चुनौतियों को एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर आप कैसे लेते हैं? क्योंकि आपको संसाधन भी जुटाने हैं और संसाधन जुटाकर ही वो व्यवस्थाएं करनी है। जब आपको मदद नहीं मिलेगी तो क्या कर पाएंगे? देखिए, जब ये महामारी देश में इसने प्रवेश किया तो देश में कोई भी पीपीई किट बनाने वाली कंपनी नहीं थी। हम पूरी तरह विदेशों पर निर्भर थे। आज अपने देश में 1 लाख से ज्यादा पीपीई किट बन रहे हैं, N95 मास्क बन रहे हैं। मैं अपने उत्तराखंड की आपसे बात बताऊं कि मेरे राज्य में कोई भी टेस्टिंग लैब नहीं थी। आज 5 टेस्टिंग लैब हैं, 2 पाइपलाइन में हैं।
मेरे यहाँ आज हर जिले में आईसीयू बन गया है। इस दौरान वेंटिलेटर लगे हैं, बाईपैप लग गए हैं, 500 डॉक्टर की भर्ती हमने इस दौरान की है, पैरामेडिकल स्टाफ की हमने भर्ती की है। तो ये तैयारी करनी होगी हमको। अगर केंद्र सरकार भी दे रही है तो विदेशों से आयात करके दे रही है। आपने देखा है भी चाइना से जो किट आए उनको वापस भेजना पड़ा, और पाकिस्तान में तो उसने जो मास्क भेजे वो अंडरवियर के बने हुए कपड़े के मास्क वहां पर भेज दिए। तो हमको प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन के दौरान जो मौका दिया है, और हमको मौका मिला है सावधान होने का, तैयारी करने का, और आज देश तैयार है उसके लिए। मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं लोकल के लिए वोकल होना पड़ेगा, और जैसे आपने कहा कि चाइना ने पाकिस्तान को उस कपड़े के बने हुए मास्क भेज दिए जिससे अंडरगारमेंट्स बनते हैं, तो उनको तो वो ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट है, हमारा जो मौसम विभाग है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जिस कश्मीर, जो अगर वो पीओके जिसको हम कहते हैं, कि उसके हिस्से का मौसम भी बताना शुरू कर दिया। मौसम तो आपके पड़ोस में भी सुहाना है। मैं ना तो आपसे कहूंगा कि आप डिप्लोमेटिक मामलों में कोई टिप्पणी करें, लेकिन ये एक अच्छा संकेत है कि मौसम यहाँ भी सुहाना है, और हम पाकिस्तान में अपने हिस्से का, जिसको हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, उसका भी हमने मौसम बताना शुरू कर दिया है। देखिए, अब मौसम तो बताया ही जा सकता है, लोग महसूस भी कर रहे हैं कि भारत का मौसम क्या है, पड़ोस का मौसम क्या है। सब लोग निगाह है उधर वहाँ के मौसम जानने की, और अगर हमारे मौसम विभाग ने उसको बताने का काम किया है, मुझे लगता है कि हमारे देश के लोगों की जो इच्छा है और जो अपेक्षा है, वो काम करने का काम मौसम विभाग ने किया। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री कहते हैं लोकल के लिए वोकल होना, इसका मतलब है कि चाइनीज जो प्रोडक्ट है जो हमारे हिंदुस्तान में भरा पड़ा था, और संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने, कि हम चाइना से संपर्क काट सकते हैं, संपर्क खत्म कर सकते हैं। ये मसला चुनाव का नहीं है, ये मसला ये है कि आपने हमको वायरस दिया, आपने हमारी अर्थव्यवस्था तबाह कर दी, आपने सब कुछ छुपा लिया, कारपेट के नीचे दबा दिया, और आप जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो पूरी दुनिया को बर्बाद करने वाली हरकतें हैं। तो ऐसे में ये संकेत है लोकल के लिए वोकल होना, और कई राज्यों के मुख्यमंत्री ने तैयारी शुरू कर दी है कि लोकल ही सब कुछ होगा। जी जी बिल्कुल। अगर हम आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत चाहते हैं, तो हमको हर फील्ड में काम करना होगा। हमको अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, और उसी हिसाब से हमको अपनी रीति नीति निर्धारित करनी होगी। और आज तो मजबूरी है। आईसीएमआर ने आज ही गाइडलाइंस जारी की हैं कि 2 साल तक कम से कम हम विदेश न जाएं। हम बहुत जरूरी हो तो तब हम शादी ब्याहों में जाएं, अगर हमारे बगैर काम नहीं चल रहा है। तो ये इस संकट में ये हमारे पास रास्ता है, एक ही रास्ता है कि हम अपने पैरों पर खड़े हों, अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को हम स्वयं तैयार करें, उनको उत्पादित करें, उनका निर्माण करें। ये आज का एक मंत्र है भविष्य के लिए, अच्छे भविष्य के लिए। मुख्यमंत्री जी, कई राज्यों ने मॉडल मंडी एक्ट लागू कर दिया, जो केंद्र सरकार की मंशा थी कि किसान अपनी फसल देश में कहीं बेचे, जहां उसको अच्छा पैसा मिल रहा है वो बेच दे। आपने भी कई बदलाव किए हैं। एक बदलाव जो हम देख रहे हैं हाल के दिनों में, वो ये है कि कृषि उपज एवं पशुधन संविदा खेती एवं सेवाएं अध्यादेश आपकी सरकार लेकर आई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके राज्य में किसानों के लिए जो आपने ये फैसले किए हैं, इससे किसान को सीधा फायदा क्या मिलने वाला है? देखिए, पहली बात तो यह है कि किसान बंधा हुआ नहीं रहेगा।
जहां उसको अच्छा मूल्य मिलता है वो वहां जाकर अपनी अपने उत्पाद बेचेगा। उस पर किसी तरह का दबाव नहीं होगा, बल्कि कानून उसको सहयोग करेगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपको इस संकट से क्या सबक मिले राज्य के हिसाब से। एक मुख्यमंत्री के तौर पर अब आपकी प्राथमिकताएं बदलेंगी, क्योंकि जो अस्पताल, सरकारी अस्पताल खुद वेंटिलेटर पर थे, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर थी राज्यों की, उनको एहसास हुआ कि अब हम इसको वेंटिलेटर पर नहीं छोड़ सकते। ये मैं आपके राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। अब आपकी प्राथमिकताएं बदली हैं, क्योंकि आपको स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो सरकारी है वही भगवान बने। सरकार के डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ वही भगवान बनकर सामने आए। देखिए, आज पूरी दुनिया की प्राथमिकता ये कोविड से फाइट करने की है, और उत्तराखंड की भी इससे अलग कौन सी प्राथमिकता हो सकती है। लेकिन हां, मैं कहना चाहता हूं कि जो विकास के काम हैं, हमारी कोशिश होगी कि वो भी निरंतर चलते रहें। आपके पास आगे आने वाले समय में जो आपको हरिद्वार में कुंभ लगना, अभी तो दूर है, 2021 में आयोजन होना है, लेकिन एक संकट है, उसने हमको एक संकेत भी दिए हैं। अब आपको जो तैयारियों की जो पूरी रूपरेखा है वो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि खुदा ना खास्ता ये लंबा खिंचता है। जिस तरह के संकेत WHO से आ रहे हैं या मेडिकल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इसके साथ जीना सीखना होगा। जी देखिए, हरिद्वार कुंभ की जहां तक बात है, हम उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। ये जो महामारी है ये बहुत गतिशील है। कैसी परिस्थितियां निर्माण होंगी और उसके बारे में अगर कुछ विचार करना होगा तो हमारे संत और हमारे धर्म गुरु करेंगे। उनका जैसा आदेश होगा उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे, और अपने जो धर्म गुरु हैं, अपने संत महात्मा हैं, उनको हम लोग सहयोग करेंगे। हमारी तैयारी पूरी तरह चल रही। भारत सरकार ने भी हमको एक अच्छा अमाउंट कुंभ कार्यों के लिए दिया है, और अगर 1-1.5 महीना हमारा काम जरूर वहाँ पर पूरी तरह रुक गया था, अब वो काम फिर चालू हो गया है, प्रारंभ हो गया है। तो हम तो कुंभ की पूरी तैयारी में हैं। परिस्थितियाँ बाकी जो निर्णय करवाएंगी। मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इस चुनौती से, इस संकट से अपनी जनता के साथ मिलकर इस जंग में कामयाब होंगे, और देश भी कामयाब होगा। प्रधानमंत्री इसके लिए लगातार मदद मांग रहे हैं राज्यों से, जनता से, और हमें उम्मीद है कि पूरी देश की जनता इस मामले में एकजुट है। लेकिन जो तस्वीरें हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, हम सब मिलकर उन तस्वीरों को थोड़ा बेहतर बनाने में मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी।